दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेटम पर। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों की। बंगाल का यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था, बल्कि यह दो अलग विचारधाराओं और दो बड़े नेताओं के बीच का महासंग्राम था। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उन कारणों, मुद्दों और जमीनी हकीकत की बात करेंगे जिन्होंने बंगाल की सियासी तस्वीर बदल दी। बंगाल की सियासी राजनीति में पिछले एक दशकों से जो पकड़ ममता बनर्जी की रही है, उसमें इस बार बड़ी दरार दिखाई दी है। चाहे इसका कारण एसआईआर हो या 90 लाख वोटरों का नाम काट देना, सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी। जब कोई सरकार लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और शासन की कमियां जनता को चुभने लगती है। बंगाल में टोलाबाजी और स्थानीय सिंडिकेट का मुद्दा इस बार घर घर तक पहुंचाया गया, जिससे आम लोगों को लगने लगा कि उसका हक बिचौलियों के जरिए छीना जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ने टीएमसी की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। चुनाव से ठीक पहले बड़े नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी और गिरफ्तारी की खबरें आ रही थी। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान यह आरोप लगा रही थी कि उनके करीबियों और पार्टी नेताओं को ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि टीएमसी का प्रचार करने वाली कंपनी आईपैक को अपना काम बंद करना पड़ा। डेमोक्रेसी में ग्राउंड लेवल की बात होती है, यानी सभी पार्टी के पास एक जैसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन बंगाल चुनाव में यह नहीं दिखा। सवाल तो यह भी खड़ा हुआ कि सेंट्रल एजेंसी चुनाव के समय ही एक्टिव क्यों होती है और इससे फायदा किसको होता है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ने जनता के मन में यह धारणा बनाई कि सरकार के ऊपरी स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है। इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी ने बेहद आक्रामक तरीके से उठाया और इसे बड़े चुनावी नैरेटिव में बदल दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचारी नेता नहीं है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसने पूरे चुनावी समीकरण को बदल दिया। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के काउंटिंग से पहले और बाद के बयान को सुनिए। बंगाल में कृपा कर शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल। पोस्टपोल वायलेंस हुआ 2021 में। इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोक-झोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है। आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से। इस बार हार गया, इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति। बंगाल में चुनाव हमेशा से गणित का खेल रहा है, लेकिन इस बार गणित में वोटरों की संख्या घटा दी गई, जो पहले से ज्यादा जटिल और निर्णायक साबित हुआ। सबसे पहले मधुआ समुदाय की बात करें तो पश्चिम बंगाल की करीब 40 से 50 सीटों पर यह समुदाय हार जीत तय करने की स्थिति में रहता है। बांग्लादेश से आए इस समुदाय के लिए नागरिकता का मुद्दा बेहद संवेदनशील रहा है और बीजेपी ने सीएए के जरिए इस वर्ग को साधने की कोशिश की, जिससे मधुआ वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर झुकता नजर आया। इसका असर उत्तर और दक्षिण परगना से लेकर नादिया तक के क्षेत्रों में देखने को मिला। दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक, जो लंबे समय से टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, इस बार पूरी तरह एकजुट नहीं दिखा। इंडियन सेकुलर फ्रंट के उभार और वाम कांग्रेस गठबंधन की सक्रियता ने इस वोट बैंक में विभाजन पैदा किया। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में इसका असर साफ दिखा। जब पारंपरिक वोट बैंक कई हिस्सों में बंट गया तो इसका सीधा फायदा
बीजेपी को मिला, खासकर उन सीटों पर जहां जीत का अंतर बहुत कम था। इसके साथ ही बीजेपी का जो कोर मुद्दा है हिंदुत्व का और एक तरफ बंगाली अस्मिता के बीच की बहस भी चुनाव का एक अहम पहलू बन गई। बीजेपी ने तुष्टीकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिससे बहुसंख्यक वोटरों का एक वर्ग उसके साथ जुड़ता गया। वहीं ममता बनर्जी ने क्षेत्रीय पहचान और बंगाल की बेटी की छवि को आगे रखा, लेकिन ध्रुवीकरण की तेज धार में यह रणनीति पूरी तरह बेकार साबित हुई। जातिगत समीकरण ने भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंगल महल और उत्तरी बंगाल के राजवंशी और आदिवासी समुदाय में टीएमसी के प्रति असंतोष देखने को मिला। इन समुदाय के बीच यह धारणा बनी कि सरकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से नहीं पहुंच रहा है। महिला वोटरों के स्तर पर भी इस बार बदलाव देखा गया, जहां एक और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने महिला को टीएमसी से जोड़े रखा, वहीं संदेश खाली जैसी घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। इस कारण महिला वोटरों के एक वर्ग में असंतोष पैदा हुआ, जिसने चुनावी परिणाम को प्रभावित किया। लेकिन यह बात अलग है कि मणिपुर में माताओं और बहनों को बिना कपड़े के घुमाया गया और अभी भी मणिपुर की हालत सही नहीं है। संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी इस बार अधिक मजबूत नजर आई। पन्ना प्रमुख मॉडल और बूथ स्तर की मजबूत पकड़ ने उसे बढ़त दिलाई। अमित शाह और जेपी नड्डा की रणनीति, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली ने चुनावी माहौल को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने में भूमिका निभाई। विकास और मोदी की गारंटी जैसे नारों ने खासकर युवाओं को प्रभावित किया, जो रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में है और गरीबी से जूझ रहे युवाओं के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तरफ जहां युवा पेपर लीक जैसे गंभीर और घिनौने कृत्य से परेशान है, युवा के पास कोई विकल्प नहीं बचता। इसलिए एक नई उम्मीद के साथ वे नई सरकार को चुन लेते हैं। आर्थिक मुद्दे भी इस चुनाव में अहम रहे। बंगाल में उद्योगों की कमी और बेरोजगारी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। इसके अलावा आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं को राज्य में लागू न करना या उनके स्वरूप में बदलाव करना भी चुनावी बहस का हिस्सा बना। बीजेपी ने इसे विकास में बाधा के रूप में पेश किया, जो कुछ हद तक जनता को प्रभावित करता नजर आया। उत्तर बंगाल और जंगल महल जैसे क्षेत्र पहले से टीएमसी के लिए चुनौती रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने दक्षिण बंगाल के उन इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत की जिन्हें टीएमसी का गढ़ माना जाता था। अंत में यह चुनाव परिणाम एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। बंगाल की जनता अब सिर्फ पारंपरिक नारों पर नहीं, बल्कि शासन, सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दे रही है। यह परिणाम राज्य के राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है, जहां जवाबदेही पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बंगाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा, यह आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इतना साफ है कि जनता का जनादेश हमेशा सबसे ऊपर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।